Question number 1. In the given reaction, what is X? Reaction आपको दिख रहा. 4 options are also given here. अब आंसर कैसे मिलेगा? देखो जरा, सबसे पहले रिएक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट्स दिए हैं? एक है अराइल हैलाइड, दूसरा है अल्काइल हैलाइड. इन दोनों को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया है और जहां सोडियम मेटल आता है रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? तो यहां अल्काइल और अराइल दोनों हैलाइड्स को सोडियम के साथ ट्रीट किया. देयरफॉर दिस इज वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन. और वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन ऑलवेज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2. आईयूपीएसी नेम इज. स्ट्रक्चर यहां को दिख रहा है. नाम कैसे लिखना? सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप आइडेंटिफाई करोगे जो कि COOH है. इसको पकड़कर लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है. नंबर 1 2 3 4. फिर सोचना है सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से है. 2. एक Br, दूसरा CH3. Br के लिए प्रीफिक्स कौन सा? ब्रोमो. CH3 के लिए रहेगा मिथाइल. ब्रोमो और मिथाइल अल्फाबेटिकली विच कम्स फर्स्ट? ब्रोमो. ब्रोमो का पोजीशन कितना रहेगा? 3. तो फिर आपको सोचना पड़ेगा 3 ब्रोमो कहां दिख रहा? इन ऑप्शन सी 2 मिथाइल रहेगा ब्यूटेनोइक एसिड. राइट आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 3. ग्राफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन आर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये. इसका आंसर सीधा सीधा आपको दिख रहा है. इसको मगअप करना है. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 4. KSP of a sparingly soluble salt AX is 5.2 into 10 to the power minus 13. Its solubility in mole per dm³ is. यहां सबसे पहले आपको फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ेगा. सॉल्ट दिया है, AX कॉन्स्टेंट बनाएगा, A पॉजिटिव एंड X नेगेटिव. हाउ मेनी कैटायंस फॉर्म? ओनली 1. हाउ मेनी आयंस? ओनली 1. जब कोई सॉल्ट एक कैटायन और एक एनायन बनाता है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KSP एंड S? तो रहेगा रिलेशन S². सो S इक्वल्स अंडर रूट KSP रहेगा अंडर रूट वैल्यू 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13. इसको आप 5.2. इसको आप सॉल्व करोगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करना. 52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14. इसका स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 5. आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड. स्ट्रक्चर दिया है इज. फिर से वही रूल फॉलो करना है. हर क्लास में सेपरेट रूल्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है. सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देखना कौन सा है. देखो जरा, OH है. फिर इसी फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे. लॉन्गेस्ट चेन कहां से हम सिलेक्ट करेंगे? 1 2 3 4 5. यहां लिया तो 5 आएगा, यहां लिया तो 6 आएगा. तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन इस प्रकार से रहेगा. अब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? ओनली 1. CH3 ग्रुप. CH3 का पोजीशन कौन सा? 4 मिथाइल. कहीं दिख रहा है? देखिए तो ऑप्शन ए में है, बी में है, 2 में से एक रहेगा. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. OH का पोजीशन कौन सा है? 2. इसलिए 2 OH हमें चाहिए. एक ही ऑप्शन में दिख रहा C. और 6 कार्बन इसलिए हेक्सेन. क्वेश्चन नंबर 6. कंपाउंड्स A, B and C react with CH3I to give quaternary ammonium salt. Only C gives कार्बिल टेस्ट. अब आपको सोचना है कि कार्बिल अमीन टेस्ट कौन से अमीन्स दिखाते हैं? ओनली प्राइमरी अमीन्स, इसलिए C प्राइमरी रहेगा. ओनली A फॉर्म्स येलो ऑयली कंपाउंड्स विथ नाइट्रस एसिड. आता नाइट्रस एसिड सोबत कोण येलो ऑयली कंपाउंड्स बनवतं? तो दैट इज सेकंडरी अमीन. तो अब जो B बचा है वो क्या रहेगा? टर्शरी अमीन. ठीक है. तो हमें सबसे पहले ए के बारे में सोचना है. ए सेकेंडरी अमीन है. सेकेंडरी अमीन कहां है? ए में. देखो बेटा, ये ब्यूटेन 1 अमीन जो है प्राइमरी. एन इथाइल इथेन अमीन का स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे C2H5 NH C2H5 NH है मीन्स रहेगा सेकेंडरी. तो ये आंसर हो सकता है. यहां पे भी सेकेंडरी दिख रहा है, इसे आगे बढ़ना पड़ेगा. फिर बी हमें टर्शरी चाहिए. ये एन डाइमिथाइल इथेन अमीन का स्ट्रक्चर लिखता हूं C2H5 NCH3 ट्वाइस. यहां एन है मीन्स टर्शरी रहेगा. तो आपका आंसर देखिए बेटा रहेगा बी. Question number 7. Which element among the lanthanoids has smaller atomic size? सबसे पहले आपको lanthanoids
कौन से है ये पता होना चाहिए। इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, LCP-NPS-EGT-DHE-TYL। अब यहाँ ये फर्स्ट जो है सीरियम, ये आएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड, एंड LU last member of lanthanoids. As we move from cerium to lutetium, what will happen? Atomic number increases, effective nuclear charge also increases, और जिसके कारण यहाँ क्या होगा बेटा कि साइज धीरे धीरे कम होगा, यानी सबसे कम साइज किसका रहेगा, लुटेशियम। क्वेश्चन नंबर 8 is not a chelating ligand. ऑप्शन A EDTA, B EN मतलब इथिलीन डायमीन होता है, C ऑक्सलेट, D पाइरिडीन। सबसे पहले चिलेटिंग लिगैंड का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऐसे लिगैंड्स रहेंगे जो मेटल्स के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब कौन से लिगैंड्स रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओनली पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो हमें यहां देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा लिगैंड है जो पॉलीडेंटेड नहीं है, सो दैट इट कैन नॉट फॉर्म द चिलेटिंग स्ट्रक्चर। ADTA ethylene diamine tetraacetate ion, this is a hexadentate ligand जिसको हम पॉलीडेंटेड लिगैंड कहेंगे। इथिलीन डायअमीन बाइडेंटेड लिगैंड, पॉलीडेंटेड ही रहेगा। ऑक्सलेट बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड हो गया। पाइरिडीन मोनोडेंटेड लिगैंड है जो चिलेट स्ट्रक्चर नहीं बनाता, therefore आंसर D. Number 9, which of the following information is given by FTIR technique? FTIR का मतलब होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो क्वेश्चन है इट बिलोंग्स टू ग्रीन केमिस्ट्री, उसमें एक टेबल दिया है जिसमें कई सारे टेक्निक्स के नाम दिए हैं, लाइक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन सेम, टेम, XRD, FTIR, वो पूरा टेबल आप अच्छे से याद करके रखोगे। अब FTIR से हमें क्या पता चलता है, ये मतलब ही करना पड़ेगा आपको। इससे दो बातें पता चलती है, एक तो एब्सॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या दूसरा बाइंडिंग नेचर। तो यहां देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहां है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, solubility of which of the following salts does not increase with the temperature? 4 options are given here. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कौन से सब्सटेंस की सोलिबिलिटी नहीं बढ़ती, तो इसके लिए हमें ली कैटेलर प्रिंसिपल का यूज करना पड़ता है। यहाँ टेम्परेचर हाई है और हाई टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन फेवर होती है, एंडोथर्मिक। विच रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड, एक्सोथर्मिक। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा यहाँ कोई ऐसा सॉल्ट है क्या जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद हीट लिबरेट होती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बिलोंग करता है। तो वन सॉल्ट इज हियर जिसको आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज सोडियम सल्फेट, जिसकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बिल अमीन रिएक्शन? सबसे पहले याद रखना, कार्बिल अमीन रिएक्शन कौन से अमीन्स दिखाते हैं, ओनली प्राइमरी अमीन्स। फिर 4 में से प्राइमरी अमीन कौन सा है वो सोचना पड़ेगा। तो इथाइल मिथाइल अमीन फर्स्ट ऑप्शन इज हियर, जिसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो C2H5NHCH3। NH ग्रुप यहां दिख रहा, मीन्स कौन सा अमीन रहेगा, टर्शरी नहीं, सेकेंडरी, इसलिए आंसर ये नहीं रहेगा। आइसोप्रोपाइल अमीन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते समय पहले आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर लिखोगे और अमीन मतलब NH2 जोड़ोगे। NH2 ग्रुप दिख रहा, मतलब कौन सा अमीन रहेगा, प्राइमरी, इसलिए आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन द प्रोडक्ट विल बी। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले यहां डेक्स्ट्रोरोटेटरी पे ध्यान देना है आपको। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाएगा।
अब सब्सटेंस डेक्सोरोटेटरी है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब SN1 रिएक्शन देता है तो उसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं D एंड L। हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे D एंड L, दोनों का अमाउंट इक्वल रहेगा 50% 50%, इसलिए ये जो हमें मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रैसेमिक मिक्सचर। Therefore, answer is question number 13. 1 mole of water at 100 degrees Celsius is converted into steam at 100 degrees Celsius at constant pressure of 1 atm. Change in entropy is heat of vaporization of water at 100 degrees Celsius is given here 540 कैलोरी पर ग्राम। चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद आप आंसर देखोगे सही है कि गलत है। सही है तो इट्स ओके, गलत हुआ तो आपको थोड़ा जो मिस्टेक है वो सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन एंट्रोपी। क्या दिया है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल्स डेल्टा एच बाय टी। अब डेल्टा एच यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा जो कैलोरी पर ग्राम में दिया है, लेकिन आंसर जो आपको दिख रहा है बेटा कैलोरी पर मोल में दिख रहे हैं। तो हमें डेल्टा एच फाइंड आउट करते समय पहले एक मोल के लिए कितना डेल्टा एच रहेगा वो निकालना पड़ेगा। अब एक मोल वाटर का वेट होता है 18 ग्राम, तो यहाँ 1 ग्राम के लिए 540 दिया है, तो 18 ग्राम के लिए कितना क्या करना पड़ेगा 540 into 18 डिवाइड बाय टेम्परेचर गिवन हियर 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग 273 सो दैट यू विल गेट हियर 373। इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट अस 26.06। क्वेश्चन नंबर 14, ए बाइट ऑफ हनी बी इंजेक्ट्स ब्लैंक इनटू आवर बॉडी। हनी बी मतलब मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी काटने के बाद काफी अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा कुलकुल महसूस होता है? नहीं, इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है, आंखों से पानी बाहर निकलता, आंसू निकलते हैं। तो देखो अब यहां हनी बी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है, जलन सी पैदा होती है। तो देखिए आपको याद रखना है पार्टस को हम ठेवायचं कि हनी बी मिथेनोइक एसिड को, जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, pH of solution is 5. To this solution sufficient acid is added to lower pH to 2, corresponding increase in H3O positive ion concentration is। अब देख बेटा यहां pH डिक्रीजेस फ्रॉम 5 to 2। जब pH डिक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस बिकॉज pH एंड H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब pH कितने से कम हुआ, देखो इट इज डिक्रीज्ड बाय 3। pH डिक्रीज्ड बाय 3, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय, आंसर क्या रहेगा 3 टाइम्स, बढ़ेगा कम होगा। तो देखो pH अगर 3 से डिक्रीज होती है तो H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड बाय 10 to the power 3 टाइम्स, दैट मींस 1000 टाइम्स। Question number 16, product C in the following reaction sequence is। reaction sequence आपको दिख रहा है, देखो आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे। CH3Br is treated with KCN। मैकेनिज्म याद रखना पड़ेगा, exactly what will happen here बता सकते हो, सिंपल है। Br replaced by Cn, CH3Cn यहां मिलेगा। इसको हमने बाद में ट्रीट करना है H3O पॉजिटिव मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ। जब भी हम डाइल्यूट एसिड के साथ Cn को ट्रीट करते हैं, पार्ट कराइसा Cn चेंजेस टू COOH, यहां रहेगा CH3 और उसके बाद हम इसे ट्रीट करेंगे LiAlH4 के साथ। इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस COOH to CH2OH। CH3 इंटैक्ट रहेगा, ये आपका C रहेगा, इथाइल अल्कोहल। Number 17, in maltose glycosidic linkage is present between two glucose units at positions। Maltose is a disaccharide, it is made up of two glucose units,
दोनों ग्लूकोज अल्फा ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एनोमेरिक कार्बन, जिसको हम पहला कार्बन कहते हैं, इट इज अटैच टू फोर्थ कार्बन ऑफ अदर ग्लूकोज यूनिट्स। इसलिए दो ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में कौन सा लिंकेज रहेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Question number 18. Increasing thermal stability of hydrides of group 16 elements follow sequence. अब थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? उसी की जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बॉन्ड्स कहाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं? उसी कंपाउंड में जहां सेंट्रल एटम का साइज सबसे छोटा रहता है। अब सेंट्रल एटम यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ये जो क्वेश्चन है इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16। इसमें हम 4 एटम्स को हम इस प्रकार से देखते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। सबसे कम साइज किसका रहता? ऑक्सीजन का, क्योंकि ग्रुप में साइज बढ़ता है। ऑक्सीजन का साइज सबसे कम होने के कारण वाटर इज थर्मली मोर स्टेबल। अब सबसे ज्यादा स्टेबल वाटर कहां दिख रहा है? ओनली इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19. रेट ऑफ रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 can be written in 3 ways. 3 ways यहाँ दिए हैं, आपको दिख रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन K डैश एंड K डबल डैश इज। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो रेट इज इक्वल टू बाय यूजिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। N2O5 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। 2 के जगह पे 1/2 रहेगा, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये प्रोडक्ट है, इसके लिए हम प्लस यूज करेंगे। 4 की जगह 1/4 रहता है, d/dt ऑफ क्या रहेगा? NO2 इक्वल्स, ये भी प्रोडक्ट है, प्लस रहेगा d/dt ऑफ O2। इस प्रकार से पहले आप रेट एक्सप्रेशन लिख लोगे। उसके बाद हमें जो रिलेशन दिया है वो आपको लिखना पड़ेगा। यहां रहेगा 1/2 माइनस d/dt ऑफ N2O5 क्या रहेगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/4। d/dt ऑफ NO2 क्या दिया है? K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इक्वल्स रहेगा बेटा यहाँ पे d/dt का क्या रहेगा? K डबल डैश N2O5। ठीक है। अब यहाँ देखिए सब में N2O5 दिख रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बाद में इक्वेशन को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 2K, ठीक है, इज इक्वल टू यहां रहेगा ओनली K डैश इक्वल्स क्या रहेगा? यहाँ 4K डबल डैश। इस प्रकार से रिलेशन हमें मिलेगा। अब यहाँ 4 ऑप्शंस में से कहाँ ऐसा रिलेशन आपको दिख रहा है? देखिए K डैश इक्वल्स 2K, K डैश इक्वल्स 2K यहां दिख रहा है, ओके, एंड K डबल डैश इक्वल्स 2K, नहीं ये गलत है। उसके बाद बेटा K डैश इक्वल्स 2K ये सही है, एंड K डबल डैश इक्वल्स K ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, K डैश इक्वल्स 2K ये बराबर है, यहां दिख रहा है, एंड K डबल डैश फाइंड आउट करते समय 4 को आप इधर लेके जाओगे तो मिलेगा 2/4, 2/4 मिले 1/2 मतलब K/2, इसलिए आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20. Which substance serves as a reducing agent in the following reaction? रिएक्शन आपको दिख रहा है। अब आंसर कैसे मिलेगा? देखो बेटा यहाँ में क्या पता करना है? रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल लॉजिक अपने का, रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज अंडरगोज ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस रिएक्शन में देखो ऐसी स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। अब यहाँ H पॉजिटिव मतलब +1 आपको दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? +1 ही दिख रहा है, बदला क्या? नहीं। यहाँ Cr पे +6 चार्ज रहता है, यहाँ +3 हो गया, क्या हो गया? कम हो गया, नहीं चलेगा। फिर Ni पे चार्ज यहाँ 0 रहता है, यहाँ +2 हो गया, कम हुआ कि बढ़ा? बढ़ गया। बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, किसका? Ni का। ऑक्सीडेशन हुआ मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, इसलिए आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21. To get isocyanide from alkyl halide, the latter is heated with. अब हमें अल्काइल हाइड के रिएक्शंस को रिकॉल करना पड़ेगा। अल्काइल हाइड RX पहला ऑप्शन KCN आपको दिख रहा है। In aqueous medium, what will happen here? X will be replaced by CN so that we will get RCN. साइनाइड मिल गया, लेकिन हमें क्या बनाना है? आइसोसाइनाइड।
सेकंड रिएक्शन ट्राई करते हैं, RH प्लस AgCN। अब इस केस में क्या होगा, तो बेटा दिस इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, जिसके कारण सिल्वर और कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एंड देयरफॉर यहां इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करता, नाइट्रोजन, सो दैट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रोजन हियर एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट RNC, आइसोसाइनाइड। आंसर बी। Question number 22. Catalyst used in Haber's process for the manufacture of ammonia is. Ammonia बनाया जाता है by Haber's process from nitrogen and hydrogen। और इस प्रोसेस में कैटलिस्ट करके कौन सा मेटल यूज किया जाता, आयरन, along with the molybdenum which acts as a promoter। Question number 23. Values of delta H and delta S are given for 5 reactions। फर्स्ट कॉलम में रिएक्शन नंबर दिया है, सेकंड में डेल्टा H का वैल्यू दिया है, थर्ड में डेल्टा S इज गिवन हियर। प्रेडिक्ट विच वन ऑफ दीज विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। मतलब हमें 5 में से ऐसा रिएक्शन पता करना है जो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस रहेगा। अब हमें यहां कंडीशन यूज करनी पड़ेगी बेटा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा G, बताइए तो जरा। डेल्टा G क्या होना चाहिए, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑलवेज याद रखना फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा G शुड बी नेगेटिव। फिर हम एक रिलेशन यूज करेंगे, डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब हमें डेल्टा G को निगेटिव रखना है, इसके लिए डेल्टा H निगेटिव चाहिए और इसका वैल्यू निगेटिव रहेगा। तो सबसे पहले डेल्टा H निगेटिव कहां दिख रहा है, देखिए इन ऑप्शन इन रिएक्शन 2 एंड इन रिएक्शन 4। बाद में बेटा डेल्टा S का साइन क्या रहना चाहिए, ताकि इसका जो वैल्यू रहेगा या साइन मिलेगा वो निगेटिव ही मिलेगा। तो याद रखना ये निगेटिव होने के कारण डेल्टा S जो है इट शुड बी पॉजिटिव। अब डेल्टा एस पॉजिटिव यहां है क्या, नहीं यहां है, इसलिए बेटा आप याद रखोगे ये डेल्टा H निगेटिव चाहिए, डेल्टा S पॉजिटिव चाहिए, सो दैट डेल्टा G विल बी नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर एंड देयरफॉर आंसर आपका कौन सा रहेगा, सेकंड नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 24। इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ NH3 6 times Cl3 is 33, atomic number of A will be। सगळ्यात पहिले तुम्हाला इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरचा फॉर्म्युला आठवावा लागेल। सांगा बरं काय राहणार, पाठ करायचा महत्वाचा आहे, Z मायनस X प्लस Y। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपल्याला दिला है 33 गिवन हियर। Z मीन्स एटॉमिक नंबर जिसको फाइंड आउट करना है, देखिए जरा माइनस X, X मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय दिस मेटल एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन। अब यहां हमें A पे चार्ज कितना रहता वो सोचना पड़ेगा, NH3 पे कोई चार्ज नहीं रहता, Cl पे चार्ज -1 रहता, 3 Cl के कारण -3 डेवलप होगा, इसलिए A पे चार्ज रहेगा +3 और +3 आयन बनाते समय A will lose 3 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर X इक्वल्स 3 प्लस Y कितना रहेगा, हाउ मेनी लिगेंड्स आर हियर, 6। एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता, 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, देयरफॉर 33 इक्वल्स Z प्लस 9 एंड देयरफॉर Z इक्वल्स ट्रांसफर करो, प्लस का माइनस होगा, 33 माइनस 9 24। Question number 25. A first order reaction is 80% completed in 10 minutes. Find the specific reaction rate per second. अब देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ को यूज करना पड़ेगा। What is the equation? K equals 2.303 divided by T log of A0 by 80. 2.303 divided by time is given in minute, लेकिन हमें रेट कांस्टेंट निकालना है इन सेकंड, इसलिए मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दिस बाय 60 लॉग ऑफ A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 100 जो हम अपने मन से लेंगे,
डिवाइडेड बाय 80। 80 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t। अब यहाँ कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? 80%। तो 100 माइनस 80 कितना बचेगा? 20%। 2.303 डिवाइडेड बाय 60 log ऑफ 100 by 20 means 10 by 2 log of 10 minus log of 2 होगा। therefore 2.303 log of 10 1 होता है minus log of 2 0 पॉइंट दिया है, देखो 3010 डिवाइडेड बाय 600 रहेगा। सो 2.303 इंटू 0 पॉइंट, इसको सब्ट्रैक्ट करना, 6990 divided by 600, you will get the answer 0.0027 second inverse. Question number 26. Glucose on oxidation with nitric acid gives. सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहता है CHOCHOH 4 times CH2OH। इसको हम ट्रीट करेंगे विद कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके कारण क्या होगा? इसका तो ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। सो दैट वी विल गेट हियर COOH CHOH 4 टाइम्स COOH। दिस इज ए सैकरिक एसिड, जिसमें कितने COOH ग्रुप्स है? 2, इसलिए इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहना। Question number 27. The each atom of a cube provides how many atoms to one unit cell? अब देखो बेटा, this is a question from solid state। इस प्रकार से ये क्यूब रहेगा, इस क्यूब का ये कॉर्नर है, जो पार्टिकल कॉर्नर पे रहता उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में रहता 1/8। जो फेस के सेंटर में रहता उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, जो बॉडी के सेंटर में रहता उसका कंट्रीब्यूशन 1, और जो एज के सेंटर में रहता उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 रहेगा इन 1 यूनिट सेल। हे सगळं पाठ करून ठेवायचं। देयरफॉर आंसर इज बी। Question number 28 is a biodegradable polymer. 4 options are given here. First is polythene, second bakelite, third PHBB, fourth is PVC. इनमें से only one C is a biodegradable polymer. What does biodegradable polymer mean? तो बेटा ये ऐसा पॉलीमर रहेगा जो नेचुरली डिग्रेड होता है, अपने आप डिग्रेड होता है। These polymers can be degraded by microbes present in the environment. इसके 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, एक है PHBB, दूसरा है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। वन मोर इज देयर डेक्सट्रॉन बट नॉट इन योर सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, select an ether among the following that yields methanol on reaction with cooled HI। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना सिंपल लॉजिक बताता हूं। सबसे पहले रिएक्शन लिखना, ROR-, ये ईथर है, इसको हम HI के साथ ट्रीट करेंगे। 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ROH प्लस या RI, 2 प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, RI प्लस रहेगा R-OH। अब हमें क्या बनाना है? मिथेनॉल बनाना है। मिथेनॉल मतलब यहां मिथेनॉल बनना चाहिए, ठीक। अब मिथेनॉल बनने के लिए आई कहां अटैक करना जरूरी है? ऐसे अल्काइल ग्रुप पे जहां ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो, तभी ये पॉसिबल है। अब सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कहां रह सकता है? ऑप्शन सी में, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं CH3O CH3 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 1 2 3 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सी या 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन इसका नाम रहेगा, प्लस HI। तो ये जो I है इट अटैक्स ऑन दिस कार्बन एंड H गोज टू दिस ऑक्सीजन, सो दैट प्रोडक्ट CH3OH प्लस रहेगा I CH3 CH3 CH3। इस प्रकार से आपको मैकेनिज्म याद रखना पड़ेगा।
Question number 30. Electrodes of a conductivity cell are 3 cm apart and have a cross-sectional area of 4 cm square. Cell constant of cell in centimeter inverse is. फॉर्मूला रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सेल कांस्टेंट B इक्वल्स क्या रहेगा? L बाय A. L स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जो यहाँ कितना दिया है 3. ए रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, कितना दिया है 4, इसलिए आंसर 3/4 सेंटीमीटर इनवर्स. क्वेश्चन नंबर 31. रिएक्शन 2NO plus O2 gives 2NO2 is of first order. If volume of reaction vessel is reduced to 1/3, rate of reaction would be. इससे यहाँ पे कंडीशन दी है, कौन सी? वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस टू 1/3. वॉल्यूम अगर 1/3 हो गया तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. याद रखना, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो वॉल्यूम अगर 1/3 हुआ तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ेगा, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस 3 टाइम्स, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आंसर सी रहेगा. अगर यही रिएक्शन सेकंड ऑर्डर वाला रहता तो रिएक्शन का रेट 3⁻², मीन्स 9 टाइम्स बढ़ता. नंबर 32. इथाइल मिथाइल कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड टू N-ब्यूटेन बाय. अब देखो, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इथाइल मिथाइल कीटोन का. इस प्रकार से रहता है इथाइल मिथाइल कीटोन. इसका रूपांतर किसमें हुआ? N-ब्यूटेन. उसका भी स्ट्रक्चर हमें लिखना पड़ेगा. अब इस रिएक्शन में कन्वर्शन किस प्रकार से रहेगा? CO इज चेंज टू CH2. अब CO को CH2 में चेंज करने वाले 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स हम अल्डेट और कीटोन्स में पढ़ते हैं. एक है वोल्केस्टर रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा है क्लेमेंसन्स रिड्यूसिंग एजेंट. आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 33. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज -272 किलो जूल. इसका मतलब 1 मोल वाटर बनते समय कितना हीट एनर्जी लिबरेट होगा? 272 किलो जूल. हाउ मच वाटर कैन बी डिकम्पोज्ड बाय 750 किलो जूल ऑफ हीट. अब देखिए, डेल्टा HF ऑफ वाटर अगर 272 किलो जूल है माइनस, तो डेल्टा H ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन कितना रहेगा? तो बेटा ये जस्ट कंट्रास्ट रहेगा, अपोजिट रहेगा, मीन्स 272 किलो जूल. साइन आपको चेंज करना है, ठीक है. अब 272 किलो जूल हीट जब हम सप्लाई करेंगे तो 1 मोल डिकम्पोज होगा, तो 750 किलो जूल अगर हम सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 750/2 72 मीन्स 2.75 मोल. सी. What is Henry's law constant of dissolved oxygen at 10 degrees Celsius and 1 atm pressure? A partial pressure of O2 is 0.24 atm. Concentration of dissolved oxygen, जिसको हम solubility कहते हैं, that is given 3.12 × 10⁻⁴. अब ये क्वेश्चन सोल्यूशन को बिलोंग करता है. इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा S = KH × P, which is the mathematical expression of Henry's law. Solubility is 3.12 × 10⁻⁻⁴. KH हमें फाइंड आउट करना है. प्रेशर 0.24 रहेगा, therefore KH इक्वल्स रहेगा 3.12 × 10⁻⁴. सॉल्व करेंगे. 312 डिवाइडेड बाय 24, यू विल गेट हियर 13 × 10⁻⁴. इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? तो देखिए 13 हमें चाहिए, यहाँ 1.3 है, तो आपको इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. यू विल गेट द आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 35. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन इज. अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे. तो उसके लिए हमें Fe का कॉन्फिगरेशन देखना पड़ेगा. Ar3d64s2 ऐसे रहता है, और Fe से Fe3 पॉजिटिव बनते समय 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, 2 यहां से 1 यहां से, तो बचेगा बेटा आर्गॉन 3d5. अब डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 ऑर्बिटल्स में हम रीअरेंज करेंगे. 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. n = 5 रहेगा. सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n × n+2. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है. सो √5 × 5+2, 5 7 35 होता है, और 35 का स्क्वायर रूट 5.9 के करीब आएगा. आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 36. फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक डस्ट gives A, which on treatment with concentrated H1 and H2 gives B,
एंड बी ऑन ट्रीटमेंट विद FnHCl gives C. आइडेंटिफाई A, B, C. सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे यहाँ फिनॉल का फॉर्मूला लिखते समय बेंजीन को OH जोड़ना, जिंक डस्ट एंड हीट के साथ क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, सो दैट वी विल गेट हियर बेंजीन. तो ये हो गया आपका A, बेंजीन. बेंजीन सभी जगह है, आगे बढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4. दिस इज ए नाइट्रेटिक मिक्सचर जो NO2 ग्रुप को सप्लाई करता है. NO2 यहाँ ऐड होता, सो दैट वी विल गेट प्रोडक्ट हियर. नाउ संगैसो कारण ये आपका B हो गया. नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन कहाँ है, ओनली इन ऑप्शन डी, वही आंसर रहेगा. फिर इसको हम Fe और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे. दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सो दैट NO2 चेंजेस टू NH2C. क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड ऑड वन आउट. ऑप्शन ए कोलाजन, बी ब्लड ग्लोबुलिन, सी कैसिन ऑफ मिल्क, डी इज हीमोग्लोबिन. अब चार में से एक ऐसा है जो प्रोटीन के डिफरेंट क्लास को बिलोंग करता है. प्रोटीन दो प्रकार के, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस. ठीक है, ग्लोबुलर पानी में घुलता है, फाइब्रस पानी में घुलता नहीं है. फिर हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ कौन क्या है. तो पहला जो दिख रहा कोलेजन, दैट इज ए फाइब्रस प्रोटीन एंड रेस्ट ऑल आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. इसलिए ऑड वन आउट. Question number 38. An industry produces 40 kg of calcium in 2 hours. How much Al will be produced by same current in 2 hours? It belongs to electrochemistry. अब इसको कैसे फाइंड आउट करना, बहुत लंबा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल लॉजिक बताता आपको. हम यहाँ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फॉर्मूला यूज करेंगे. W of Ca by E of Ca equals W of Al upon E of Al. सो कैल्शियम का वेट कितना दिया है, 40 kg डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रहेगा 20 kg. हम यूज कर सकते हैं. इक्वल्स रहेगा वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमें पता नहीं है, और एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट है 9 kg. सो W of Al इक्वल्स कितना रहेगा, देखिए बेटा 40 into 9 by 20 मीन्स मिलेगा 18 kg. Question number 39. IUPAC name of PTNS thrice Br NO2Cl Cl is. अब IUPAC नेम लिखते समय सबसे पहले लिगैंड्स को अरेंज करना. लिगैंड्स कौन से दिख रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन पेयर में. वन इज NH3, दूसरा रहेगा Br NO2 एंड Cl. इनमें से अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता देखिए, अमीन. 3 बार है इसलिए ट्राई अमीन. कहाँ कहाँ है, ट्राई 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 अमीन चारों में है. बेटा ब्रोमो, Br के लिए ब्रोमो आएगा. ब्रोमो कहाँ है, ब्रोमो यस ब्रोमो यहाँ है, 2 में है, मतलब इनमें से 2 रह सकता है, एक रह सकता है. ठीक है, बाद में हमें चाहिए NO2 और Cl में से आएगा क्लोरो. क्लोरो कहाँ है, देखो यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ है. देखिए ये तो नहीं रहेगा, यही आंसर रहेगा. ब्रोमो के लिए ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं, Cl के लिए क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, NO2 के लिए नाइट्राइट 2 रहेगा. और यहाँ N आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो NO2 इज एम्बाइडेंटेड लिगैंड, मतलब जिसमें दोनों एटम्स रहेंगे बट बॉन्डेड थ्रू ओनली वन एटम. तो यहाँ किसके थ्रू बॉन्डिंग हुआ है, नाइट्रोजन, इसलिए यहाँ N रहेगा. देन प्लैटिनम रहेगा क्योंकि ये कैटनिक पार्ट है, प्लैटिनेट नहीं रहेगा. फिर प्लैटिनम पे चार्ज कितना रहेगा, तो यहाँ चार्ज 0 रहता, -1 ट्रांसफर करना +4 मिलेगा. एंड Cl के लिए क्लोराइड रहेगा. आंसर इज क्वेश्चन नंबर 40. Catalyst used to prepare monomer of pterylene is. Yes, टेरेलिन पॉलीमर है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड. तो इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोनोमर ऑफ टेरेलिन एंड दैट कैटलिस्ट इज जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड. पाठ करूंगे हेड्स अप. क्वेश्चन नंबर 41. वेपर प्रेशर विल बी लोएस्ट फॉर. 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं. अब ये लॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको याद नहीं करना. कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये रिलेशन है डेल्टा P इक्वल्स P01 माइनस P1. दिस P1 स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. इस P1 का वैल्यू हमें लोएस्ट चाहिए, और P1 का वैल्यू लोएस्ट कब रहता है, जब डेल्टा P हाईएस्ट रहेगा. Delta P is a colligative property, means it depends on number of solute particles.
डेल्टा पी हाईएस्ट होने के लिए सॉलिड पार्टिकल की संख्या सबसे ज्यादा होना जरूरी है। अब हम डिसाइड करेंगे कहां सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नो पार्टिकल विल फॉर्म हियर। NaCl दो प्रकार के पार्टिकल्स बनाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कॉपर नाइट्रेट तीन प्रकार के पार्टिकल्स बनाएगा, Cu2 पॉजिटिव एंड 2NO3 नेगेटिव। AgNO3 दो ही प्रकार के बनाएगा, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहां बन गए हैं? ऑप्शन सी में आंसर वही। क्वेश्चन नंबर 42, इथाइल साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स। डायरेक्टली हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इथाइल साइनाइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3CH2CN। इसका हम रिडक्शन कैरी आउट करवाएंगे तो बेटा पार्ट कराए CN ऑन रिडक्शन गिव्स CH2NH2 और इतना जो पोर्शन है वो इंटैक्ट रहेगा, CH3CH2। अब इसको हम पढ़ते हैं N प्रोपाइल NH2 के लिए अमीन आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, करेक्ट order of solubility in water for He, Ne, Ar, Kr, Xe is। अब जितने भी एलिमेंट्स के सिंबल्स यहाँ दिए हैं उनसे आपको पता चल क्या होगा कि ऑल दीज आर इनर्ट गैसेस। ये सब ग्रुप 18 को बिलोंग करते हैं। अब इनका अरेंजमेंट ग्रुप 18 में कैसे रहता है तो हम देखेंगे बेटा। सबसे ऊपर में आएगा He, देन रहेगा Ne, नेक्स्ट इज argon, देन इज krypton एंड देन इज xenon। नाउ सी दीज इनर्ट गैसेस आर स्पाइरली सोल्युबल इन वाटर। सोल्युबिलिटी के पीछे रीजन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अब जैसे हम इधर से इधर जाएंगे व्हाट विल हैपन हियर, इनका साइज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग होते जाएगा, जिसके कारण सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। म्हणजे सगळ्यात जास्त सोल्युबिलिटी कोणाची राहणार, Xe, सगळ्यात कमी He। असा ऑप्शन कुठे दिसतोय बघा, सी। 44, व्हाट इज value of delta N for formation of acid aldehyde। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है। डेल्टा एन का वैल्यू पता करने के पहले आपको एसिड अल्डिहाइड के फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। हाउ टू राइट इक्वेशन, किसको बनाना है, एसिड अल्डिहाइड। इसीलिए बेटा एसिड अल्डिहाइड का फॉर्मूला प्रोडक्ट साइड में रहेगा। आपको फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता। फिर ये किससे बनेगा, कार्बन से। कार्बन कितने लगेंगे, यहाँ 2 है इसलिए 2 लिखना पड़ेगा, जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। ये हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लिखना, गैसियस स्टेट में रहते हैं। यहाँ 3 + 1 4 है इसलिए 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन जो है वो भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट होता है, यहाँ सिर्फ एक ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ हाफ लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। इक्वेशन शुड बी वेल बैलेंस्ड। अब हमें निकालना है डेल्टा एन। डेल्टा एन का फॉर्मूला रहेगा NPG - NRG। अब प्रोडक्ट कौन सा है, एसिटल्डेहाइड। कौन से स्टेट में है, लिक्विड, लेकिन हमें चाहिए गैसियस स्टेट इसलिए इसका नंबर 0 रहेगा। ये सॉलिड स्टेट में कंसिडर नहीं करना। इसके 2 मोल से प्लस इसका कितना मोल है, 1/2 मींस आंसर -2.5। क्वेश्चन नंबर 45, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव कपल इज 0.15 एंड दैट फॉर Cr3 पॉजिटिव Cr कपल इज -0.74 वोल्ट। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज। अब स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल का फॉर्मूला पार्ट करून घ्या। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। अब हमें सोचना पड़ेगा यहाँ राइट हैंड इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो बेटा सबसे पहले ये सोचना कि यहाँ जो पोटेंशियल्स दिए है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल्स है। तो यहाँ +4 का +2 में रूपांतर हुआ, मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन एज 0.15 +3 का 0 में है, मतलब ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा। बाद में सोचना 2 में से ज्यादा वैल्यू किसका है, 0.15 that is of SN4 positive 2 positive, therefore it acts as cathode। इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली पोटेंशियल रखेंगे 0.15 माइनस -0.74 so that you will get 0.89 volt। Question number 46, what is the geometry of bromine pentafluoride। सगळ्यात पहिले तुम्हाला त्याचा फॉर्म्युला लिहावा लागेल। Br ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड म्हणजे F5। त्यानंतर विचार करावा लागेल की ते सेंट्रल ॲटम कोणता आहे, Br। त्याच्या भोवती किती इलेक्ट्रॉन पेअर्स होणार,
है अपन डिसाइड करना। हाउ? ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 में से बॉन्ड बनाने में कितने जाएंगे? 5, बचा कितना? 1। म्हणजे अब देखो Br के सराउंडिंग में एक लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर्स है, इसलिए इसका शेप किस प्रकार से होना चाहिए? एफ 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 एफ, और एक लोन पेयर इस प्रकार से रहेगा, इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप। Question number 47. At room temperature, sodium crystallizes with BCC structure having A equals 4.24 angstrom. A का मतलब age length. Theoretical density of sodium is. अब यहाँ हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पाठ करूंगे ऐसा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो इक्वल्स रहेगा N इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA। बीसीसी के लिए n का वैल्यू 2 रहता है, मोलर मास इज गिवन 23 डिवाइडेड बाय A 4.24, एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। फिर इसको सेंटीमीटर में यूज करना है, ऑलवेज याद रखना, एज लेंथ शुड बी यूज्ड इन सेंटीमीटर। अब इसका सेंटीमीटर कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको आप सॉल्व करोगे 1.002 आंसर। क्वेश्चन नंबर 48. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCN एडिशन टू कंपाउंड्स फ्रॉम 1 to 4 इज। अब यहाँ 4 कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें पहला फॉर्माल्डिहाइड, दूसरा एसीटोन है, तीसरा एसिटोफेनॉन और चौथा है बेंजोफेनॉन। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता है? इसका सिंपल लॉजिक याद रखना, जितने छोटे ग्रुप्स कार्बोनिल कार्बन को जुड़े रहेंगे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। पाठ करूंगे आप, कार्बोनिल कार्बन को जितने छोटे छोटे ग्रुप जुड़े रहेंगे उतनी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो बताओ अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नंबर 1 रहेगा, ठीक है। उससे कम रिएक्टिव कौन रहेगा? COCH3। उसके बाद रहेगा PHCOCH3, मतलब नंबर 3 रहेगा, और सबसे कम रिएक्टिव रहेगा 4, क्योंकि यहाँ 2 बड़े बड़े बेंजीन रिंग्स है, जिसके कारण स्टेरिक हिंडरेंस काफी ज्यादा होता है। आंसर B. Question number 49. How much polystyrene of molar mass 9000 gram per mole would have to be dissolved in 100 gram of C6H6 to lower its freezing point by 1.05 Kelvin? Kf is also given here. यहाँ हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का यूजिंग डेल्टा TF। फॉर्मूला डायरेक्टली पार्ट का है 1000 KF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। M2 दिया है 9000 रहेगा, KF इज गिवन 4.9, W2 हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा TF मीन्स लोअर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग कितना दिया है 1.05 इंटू W1 मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 100 ग्राम, जिसको आप सॉल्व करोगे इस प्रकार से W2 इक्वल्स रहेगा, क्या रहेगा W2 9000 इंटू 1.05 इंटू 100 divided by 1000 into 4.9, solve करना, you will get here 19.3 gram. Now last question. A chemical reaction was carried out at 300 Kelvin and 200 Kelvin. Rate constants are found to be K1 and K2 respectively. Then अब देखो बेटा, 2 टेम्परेचर है, पहला है 300 केल्विन, दूसरा है 280 केल्विन। 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट K1 है, 280 पे K2 है। अब टेम्परेचर 280 से 300 केल्विन हुआ, कितने से बढ़ गया? बाय 20 केल्विन, ठीक है। अगर टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ता है तो रेट डबल्स, पार्ट करायचं, शॉर्टकट है ये। 10 डिग्री केल्विन से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट डबल हो जाएगा, और 20 केल्विन से बढ़ेगा तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन हियर, रेट क्वाड्रुपल्स। मतलब 4 गुना बढ़ेगा। तो अब देखो 300 पे K1 है, 280 पे K2 है,
ठीक है। अब K1 जो रहेगा K2 का कितना गुना रहेगा, 4 गुना रहेगा। ऐसा कोई रिलेशन है क्या, नहीं। तो हमें फिर K2 के बारे में सोचना पड़ेगा। 1/4 K1 यानी कितना रहेगा, 0.25 K1। ऐसा का ऑप्शन है क्या, बी। इस प्रकार से देखिए इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। जहां शॉर्टकट है वो शॉर्टकट याद करना, जहां लॉजिक बताया है वो लॉजिक याद करना। डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका ऊंचा रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।